अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है क्या और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है क्या। एक्चुअली हमारे पास हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हम जब एक सेल को डेवलप करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोड हम सेटअप करते हैं। उसमें एनोड होते हैं, उस पर कैथोड होते हैं। उसके ऊपर जो है ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है। अब उसमें हम सॉल्यूशन लेते थे। एक्वा सॉल्यूशन जब हमने लिया तो हम ये देखते थे कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज़ होगी और कौन सी चीज़ रिड्यूस होगी। तो ये कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज़ होनी है और कौन सी चीज़ रिड्यूस होनी है, ये हमें प्रॉपर जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से पता चलता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से ये इसमें जो है हमारे पास डिफरेंट जो है इलेक्ट्रोड्स जो हम यूज़ करते हैं वो अरेंज किए गए हैं। जिस तरह से कि पूरी सीरीज़ है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये लिथियम से स्टार्ट हो रही है और नेक्स्ट हमारे पास है पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, वाटर। ये इस तरह से सारी अरेंज की हुई है। ये सारी यहाँ से ये पूरी एक और ये भी पूरी जो है, दोनों कॉलम ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमें डिफरेंट इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बताया जाता है। हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट किया। उनको कैलकुलेट करने के बाद हमने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इन सब को हमने अरेंज कर दिया। पहले हमने रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट किया और फिर जितने भी इलेक्ट्रोड्स थे उनको इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से एक सीरीज़ में अरेंज कर दिया। अब रिडक्शन पोटेंशियल हमने सबसे पहले शी का कैलकुलेट किया। शी क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इस शी का हमने जब रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया वो हमारे पास 0.00 वोल्ट था, ठीक है। इसको हमने एक स्टैंडर्ड जो है वो कंसिडर कर लिया। हमने जब शी का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया तो उसके लिए हमने स्टैंडर्ड कंडीशन यूज़ की थी, मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन और इसी तरह से प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर। और हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो होता है वो ऐसे हम प्लैटिनियम का यूज़ करते हैं जो कि इनर्ट होता है, लेकिन हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को गैस को यूज़ करते हुए इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया। वो रिडक्शन पोटेंशियल हमें मिला 0.00 वोल्ट। हमने इसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो कंसीडर की और बाकी जितने भी थे उनको इससे कंपेयर करने के बाद उनका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया। जब हमने बाकी सारे रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किए तो हमने देखा उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि जिनकी वैल्यू जो है वो इस ज़ीरो से कम है, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी पॉजिटिव वैल्यू है, इस शी से उनकी वैल्यू ज़्यादा है। तो हमने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उनको अरेंज कर दिया। ये बात जहन में रखिएगा कि हमने उनका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस करके, उनको रिड्यूस, जो चीज़ें रिड्यूस हो रही थी। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला जो है वो है लिथियम। लिथियम जो है जब रिड्यूस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके लिथियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पोटाशियम है, तो वो क्या करेगा? वो भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और पोटाशियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने सिर्फ फुल इक्वेशन एक लिथियम की ही लिखी है,
बाकी सारे वैसे ही लिख दिए हैं। इनका सबका एक ही तरह इनकी इक्वेशन होगी, क्योंकि हम इनको रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं लिखी, वो वैल्यूज़ हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो तब हमें काम आती हैं। तो वो आप किसी भी बुक से आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मिल जाएगी, वहाँ पे सारी वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं। हमारा यहाँ पे मकसद सिर्फ ये है कि हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज होगी, कौन सी रिड्यूस होगी, और अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हमें पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को समझना है। अब आप इसमें देखें कि लिथियम, पोटाशियम, नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, वाटर। अब यहाँ पे देखें आप, ये वाटर, उसके साथ मैंने छोटा सा रिडक्शन लिखा हुआ है, वाटर के साथ रिडक्शन लिखा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में वाटर 2 दफ़ा आता है, एक जब वो रिड्यूस होता है और एक जब वो ऑक्सीडाइज होता है। तो ये वाला जो वाटर है वो है जो कि रिड्यूस होगा। उससे नेक्स्ट हमारे पास जिंक है, फिर क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, और फिर टिन, लेड, हाइड्रोजन। ये देखें, ये हाइड्रोजन का रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने जो लिया था उसका मैंने मेंशन कर दिया, ये 0.00 वोल्ट होती है। अब इससे ऊपर जितने भी सारे हैं, इसकी वैल्यू जब ज़ीरो है तो इसका मतलब ये सारे जो इससे ऊपर ये कम वाले हैं, इनकी वैल्यू नेगेटिव में है, ये सारे नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन के बाद कॉपर है, मरकरी, सिल्वर, नाइट्रेट, फिर वाटर आ रहा है फिर नेक्स्ट। अब ये वाटर ऑक्सीडेशन वाला है। ठीक है, ऊपर जो हमने ये वाला वाटर पढ़ा ये रिडक्शन वाला था, ये वाटर ऑक्सीडेशन वाला था, ये आपने इसको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर क्लोराइड, सल्फेट और फ्लोराइड आयन। ठीक है, इस तरह से हमने सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को अरेंज कर दिया। अब इस हाइड्रोजन से जो ऊपर थे वो सारी नेगेटिव वैल्यूज़ थी, और ये वाली सारी क्या हैं, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब देखें, नेगेटिव से इंक्रीज़ होते हुए ज़ीरो और फिर पॉजिटिव, और हमने कहा था हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इस सीरीज़ को अरेंज किया। जितने भी इसमें एलिमेंट थे सारे हमने उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही थी वैसे हमने इनको अरेंज कर दिया। अच्छा जी, अब इसमें आप देखें तो हमारे पास स्टार्ट में इस सीरीज़ में मेटल्स हैं और एंड पे देखें तो नॉन मेटल्स हैं। अब इसमें हम इस तरह से इजीली इसको आइडिया लगा सकते हैं। आइडिया इस पर देखें, जो मेटल्स हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना या डोनेट करना इलेक्ट्रॉन को। वो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन नहीं करती, और हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है और लिथियम मेटल में कन्वर्ट कर रही है, ये इसके लिए मुश्किल है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो पोटाशियम इस तरह से मेटल, वो भी क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होके गेन करके क्या कर रही है, उसको मेटल में कन्वर्ट कर रही है। जो आयन है वो मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि मेटल्स जो होती हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसलिए इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो नेगेटिव में आती है। ये इनकी वैल्यूज़ की रीज़न बता रही हूँ कि ये फर्स्ट स्टार्ट में हमारे पास मेटल्स हैं जो कि इजीली रिड्यूस नहीं होती, तो वो क्या होती है, उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो सारी नेगेटिव में चली जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसी तरह से मूव करते हुए सारे यहाँ से हम हाइड्रोजन की वैल्यू ज़ीरो आती है, और उसके बाद ये जो सारी नॉन मेटल्स ये एंड पे आ जाती हैं, इनकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। अच्छा, अब ये जो सारी मेटल्स हैं इनकी वैल्यू हम कह रहे हैं कि हमारे पास आ रही हैं नेगेटिव में, क्योंकि वो इजीली क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करती बल्कि इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करती हैं। मतलब इनमें ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जब इसमें ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज़्यादा होती है तो ये ऑक्सीडाइज होना पसंद करेंगी। तो ऑक्सीडाइज होना पसंद करेंगी तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है।
आप लोगों को शायद थोड़ा सा आइडिया हो कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से अरेंज की गई है, जबकि अगर हमने किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है तो वो ये सारा रिवर्स हो जाता है, ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। रिवर्स कैसी होती है, सिर्फ उनके जो साइन है ना वो चेंज होते हैं, मतलब उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम रहती हैं। सपोज़ लिथियम की एग्जैक्ट अभी मेरे पास वैल्यू नहीं है, लेकिन सपोज़ मैं कहती हूँ कि लिथियम के जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -2 पॉइंट समथिंग कुछ इस तरह से है, ठीक है, सपोज़ वैल्यू है ये। तो जब हमने इसका लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है तो वैल्यू इसकी यही रहेगी 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो उसकी लिथियम या इसके अलावा जितनी भी एक्टिव मेटल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसलिए हम उनको पहले रखते हैं। और रिडक्शन पोटेंशियल की अगर बात करें तो वो उनका क्या होगा, कम होगा। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। ये हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें ये चीज़ें यूज़ करेंगे, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। अभी आपने ये रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर। और अगर हमने किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना हो तो हम उसकी मैग्नीट्यूड या उसकी वैल्यू जो होती है वो सेम रहती है, जस्ट उसका साइन जो होता है वो इन्वर्स हो जाता है। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू है तो वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। इस तरह से ये सारी सीरीज़ को अरेंज किया गया। अब इस सीरीज़ को जब हमने यूज़ करना है तो उसके यूज़ करने के दौरान में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमने याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है ना, लेकिन रिडक्शन उसकी होगी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को यूज़ करना है, जहाँ पर भी कोई सेल है उसमें हमने देखना है कि कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है, कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, तो हमने उसकी पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर पोजीशन चेक करनी है। अगर कैथोड की बात करें वहाँ पे रिडक्शन होनी है, तो अगर एक से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे जा रही हैं और हमें नहीं पता कि वहाँ पे कौन सी चीज़ रिड्यूस होगी, तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को चेक करेंगे, उसमें से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। और जिसका अगर ऑक्सीडेशन की बात करें, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा वो क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो रिड्यूस होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा वो ऑक्सीडाइज होगी। इसकी एग्जांपल हम एक लास्ट टाइम भी पढ़ चुके थे, वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी डिस्कस नहीं हुई थी, लेकिन उसी एग्जांपल को हम यूज़ करते हुए अब देखते हैं कि उसमें किस तरह से रिडक्शन हुई और किस तरह से ऑक्सीडेशन हुई। हमने सोडियम सल्फेट की एग्जांपल ली, एक्वस सॉल्यूशन था सोडियम सल्फेट का, उसका हमने एक जब सेल की कंस्ट्रक्शन की तो हमने वहाँ पे इलेक्ट्रोड लिया प्लाटिनियम का, ठीक है। ये मैं यहाँ पे नहीं लिखा, आप लोग इसको देख लें। सोडियम सल्फेट का मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया जो कि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे है, और प्लाटिनियम मैंने इलेक्ट्रोड लिया। अब हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर सोडियम आयंस हैं, इसके अलावा क्या है, सल्फेट आयंस भी हैं। सोडियम आयंस हैं और सल्फेट आयंस भी हैं, और इसके अलावा वाटर भी है क्योंकि उसका एक्वस सॉल्यूशन है। अब हम क्या कर लेते हैं, एनोड और कैथोड दोनों को अलग अलग इस तरह से लिख लेते हैं। ये कैथोड हमने लिख लिया, ये एनोड लिख लिया। हमें पता है एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पे कौन सी स्पीशीज आएगी, जो कि नेगेटिव होगी, ठीक है। तो हमारे पास सल्फेट जो है वो एनोड की तरफ मूव करेगा और वहाँ पे चले जाएगा, लेकिन साथ में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल भी जाएगा क्योंकि उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर भी है। तो सल्फेट और वाटर दोनों एनोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अभी हमें नहीं पता इसमें से कौन सी ऑक्सीडाइज होगी। इसी तरह से हम कैथोड की बात करते हैं, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ पॉजिटिव स्पीशी मूव कर जाएगी।
तो पॉजिटिव यहाँ पे सोडियम है वो चला जाएगा और साथ में वाटर भी वहाँ पे जाएगा क्योंकि वो भी सोल्यूशन के अंदर है। अब कैथोड के ऊपर और एनोड के ऊपर भी दो दो चीज़ें हैं जो मूव कर गई, वहाँ पे चली गई। अब इन दोनों चीज़ों में से कौन सी ऑक्सीडाइज होनी है और कौन सी रिड्यूस होनी है ये हमने डिसाइड करना है। पहले हम एनोड पे जाते हैं। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, तो अब सल्फेट को हमने चेक करना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ये किस पोजीशन पे है, और वाटर जो कि ऑक्सीडेशन वाला था। ठीक है, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की तरफ। तो वहाँ पे सल्फेट चेक करें, ये देखें सल्फेट ये है, और वाटर जो ऑक्सीडेशन वाला है वो ये है। हमने कहा था इधर से इधर को आए तो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज़ होती है, पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज़ होती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू हाई है, इसकी वैल्यू क्या है, लो है। अब हमारे पास ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा। तो जब इन दोनों को कंपेयर किया तो इसमें से रिडक्शन पोटेंशियल किसका लो है, वाटर का। तो इसका मतलब है हमारे पास एनोड के ऊपर वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, सल्फेट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइज होगा। अब हम चलते हैं अपने कैथोड की तरफ। वहाँ पर रिडक्शन होनी है सोडियम की, और वाटर हमने कंसीडर करना है जो रिडक्शन वाला है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में इनको देखते हैं। हमारे पास क्या है, सोडियम ये है, वाटर रिडक्शन वाला ये है, ये नेगेटिव वैल्यू है और ये भी नेगेटिव वैल्यू है। इधर इधर हम मूव करते जाते हैं, इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ करता जाता है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, अब हमने देखना है कि कैथोड के ऊपर वो स्पीशी रिड्यूस होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, ये लिखा हुआ है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो कैथोड के ऊपर रिड्यूस होगी। तो इसका मतलब सोडियम तो रिड्यूस नहीं होगी, वाटर रिड्यूस होगा। ठीक है, तो अब कैथोड के ऊपर वाटर रिड्यूस होगा, एनोड के ऊपर वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा। यही चीज़ हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम कि सोडियम सल्फेट के केस में वाटर ही ऑक्सीडाइज होता है और वाटर ही रिड्यूस होता है। उसकी रीज़न क्या थी वो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को यूज़ करते हुए देख लिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाकी इसकी एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है। आपने याद रखना है कि हमेशा वाटर जब ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीजन हमें प्रोडक्ट मिलता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो के ऑक्सीजन हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, और कैथोड के ऊपर या जब भी वाटर रिड्यूस होता है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, तो हमारे पास वहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलती है। वाटर के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन गैस मिलती है, वाटर की रिडक्शन से हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, वाटर की ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन, वाटर की रिडक्शन से हाइड्रोजन मिलेगी। ठीक है, तो यही रीज़न थी सोडियम सल्फेट के सेल के केस में कि वाटर ही ऑक्सीडाइज होता है और वाटर ही रिड्यूस होता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कॉपर सल्फेट है हमारे पास। इसमें हम इलेक्ट्रोड जो है अगेन हमारा प्लाटिनियम का है जो कि इनर्ट होता है। अब एनोड और कैथोड पे देखें, एनोड पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अगेन हम कहते हैं कि सल्फेट और वाटर दोनों वहाँ पे जाएंगे। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कॉपर और वाटर वहाँ पे मूव करेंगे। अब इसमें से किसने ऑक्सीडाइज होना है, किसने रिड्यूस होना है, अगेन हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखेंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि जब वाटर को देख रहे हो तो ऑक्सीडेशन वाला देखना है अगर एनोड की साइड पे हो, अगर कैथोड की साइड पे हो तो रिडक्शन वाला देखना है। ठीक है, अब वाटर दो जगह पे है, इस वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो जब आप एनोड पे भी देखते हो कि सल्फेट है और वाटर है, इसमें से हमारे पास अगेन वैसे ही जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि वाटर का जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल लो है और उसी की ऑक्सीडेशन होगी, उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो अगेन हमें ऑक्सीजन प्रोडक्ट मिलेगा। कैथोड पे हमारे पास कॉपर और एक वाटर रिडक्शन वाला आ जाता है। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देख लेते हैं कि कहाँ पे है। ठीक है, रिडक्शन वाटर की जो है यहाँ पे कॉपर, और ये देखिए हमारे पास कॉपर किधर है, अच्छा ये देखिए ये हमारे पास वाटर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉपर देखें, यहाँ से मूव करते, यहाँ से नज़र नहीं आया हमें, यहाँ से ये है कॉपर, पॉजिटिव वैल्यू है कॉपर की। तो इसका मतलब है कॉपर जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है देन वाटर से।
तो क्या होगा, अब कॉपर रिड्यूस होगा। ठीक है, अब कॉपर रिड्यूस होगा। अब क्या हुआ, उसमें एक प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास कॉपर मेटल मिल रही है। ठीक है, इस तरह से ये चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, अच्छा जी, अगेन हमारे पास यही एग्जांपल है कॉपर सल्फेट ही, लेकिन वहाँ पे मैं इलेक्ट्रोड जो है वो कॉपर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है। कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन है, लेकिन लास्ट एग्जांपल में मैंने प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड लिया था, यहाँ पे मैं कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एनोड के ऊपर हमने देखना है, कैथोड के ऊपर। एनोड के ऊपर एक तो सल्फेट जाएगा, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, वाटर जाएगा। दूसरा हमने इलेक्ट्रोड यूज़ किए हैं कॉपर के, तो वो कॉपर तो रहेगा ही इधर भी और इधर कैथोड पे भी रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड हम कॉपर यूज़ कर रहे हैं, वो भी होगा जो कि मेटल है। ठीक है, अब दूसरी साइड पे कैथोड के ऊपर एक नेगेटिव स्पीशीज कॉपर आयन चला गया और वाटर चला गया। ठीक है, अब इसको अगेन हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जब देखते हैं तो इसकी में ये देखिए मैंने नंबरिंग लिखी है, सल्फेट 23 नंबर पे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, वाटर 21 पे है और कॉपर हमारे पास 16 पे है। एनोड पे कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज होती है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो यही ऑक्सीडाइज होगी, कॉपर ऑक्सीडाइज होगी, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, जब कैथोड की तरफ आते हैं तो वहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, वाटर और फिर ये कॉपर आ गया। ठीक है, जब हम इसको भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि कॉपर ही यहाँ पे रिड्यूस होगा, तो यही कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखो यहाँ से भी कॉपर मेटल है जो कि ऑक्सीडाइज हुई, वो फिर रिड्यूस होके अगेन कॉपर मेटल ही बन गई। तो ये थोड़ी सी अजीब सी चीज़ लग रही है ना, हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। एक्चुअली ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस की, या कह लो इसकी इम्पॉर्टेंस है इलेक्ट्रोलिसिस की, कि हम जो हमारी मेटल्स होती हैं उनकी प्यूरिफिकेशन के लिए ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। इसको हम रिफाइनिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। अब यही है कि जो हमने कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन लिया और कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज़ किया, हम ये सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये मैंने एक सेल ड्रा किया हुआ है, इसमें हमारे पास एनोड और कैथोड। ठीक है, इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो एनोड होता है उसमें हम इम्प्योर कॉपर, जो हमारी कॉपर होती है या मेटल जो होती है जो कि इम्प्योर होती है, अब हमने उसको प्योरीफाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमेशा जो इम्प्योर मेटल या इम्प्योर कॉपर है उसको एनोड कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सपोज हम ये कॉपर को प्योरीफाई कर रहे हैं तो कॉपर के अंदर 97 प्योरिटी है इसकी और 3% इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। हमने ये इम्प्योरिटीज़ रिमूव करनी है, तो इसके लिए हमने ये सेल कंस्ट्रक्ट किया है। उसमें हम एनोड जो बनाते हैं वो कॉपर इलेक्ट्रोड ही होता है, लेकिन वो इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। जो कैथोड होता है वो हमारा प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोलाइट हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। अब हमने कहा कि यहाँ से ऊपर वाली ये इक्वेशन देखें कि कॉपर जो होती है वो ऑक्सीडाइज होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। अब इम्प्योर जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो गई है, इस तरह से वो इम्प्योर कॉपर ऑक्सीडाइज होकर इस तरह से सॉल्यूशन में जाएगी। सॉल्यूशन से जाके फिर यहाँ पे क्या होगी, ये कैथोड की तरफ चली जाएगी। कैथोड से इलेक्ट्रॉन ये लेके गेन करके कॉपर मेटल में, प्योर कॉपर जो मेटल है उसमें कन्वर्ट होके यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। ये मैंने थोड़ा सा ब्लैक जो है ये इस तरह से हाईलाइट किया हुआ है, ये कॉपर मेटल डिपॉजिट हो रही है। ठीक है, तो जब कॉपर मेटल डिपॉजिट हो रही है तो ये इलेक्ट्रोड जो है इसकी मोटाई ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि इम्प्योर कॉपर जो है वो प्योर हो के इसके ऊपर डिपॉजिट हो रही है। जबकि इस साइड पे इलेक्ट्रोड जो है उसकी मोटाई जो है वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से इम्प्योर कॉपर जो है ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में जाती है और वहाँ से कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाती है, और उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पे इस तरह से कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगी नीचे वाली साइड पे।
तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो ये बारीक से बारीक होता जाएगा और ये मोटे से मोटा होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि इम्प्योर कॉपर प्योर होके कॉपर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रही है, ठीक है। इस तरह से हम इसकी प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये स्पेसिफिक एग्जांपल है कॉपर की, कि हमने कॉपर की रिफाइनिंग की या कॉपर की प्योरीफिकेशन की। हम किसी भी मेटल को इस तरह से प्योरीफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस को यूज़ करते हुए, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हमने डिस्कस किया और उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं सेल के अंदर, ये डिटेक्ट करने के लिए कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज होगी और कौन सी चीज़ रिड्यूस होगी। ये बहुत जगहों पे इस्तेमाल होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से, इसका जो है ये जस्ट 24 एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे शो किए गए हैं, आप इसको देख लीजिएगा, कोई इसका ट्रिक बना के इसको याद कर लें, क्योंकि फिर हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें भी हमने देखना होता है कि कौन सा जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करना होता है, ठीक है। अभी तो हम इसकी जनरल एग्जांपल पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल हम फिर नेक्स्ट बाद में करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें पढ़ना है इसमें कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमारे पास फैराडे ने एक लॉ दिया। अब इस फैराडे ने जो लॉ दिया है वो ये असल में, अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ी है कि ये चीज़ें ऑक्सीडाइज होती हैं, ये रिड्यूस होती हैं। अब ये फैराडे लॉ हमें बताएगा कौन सी चीज़ कितनी ऑक्सीडाइज हुई है और कौन सी चीज़ कितनी रिड्यूस हुई है। मतलब जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं ना, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कितनी क्वांटिटी किस चीज़ की प्रोड्यूस हुई है, कितनी जो है वो वहाँ पे यूज़ हुई है। तो उसके लिए फैराडे ने हमें लॉ दिया, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये इसका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। उसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो आके the mass of any substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to quantity of electricity passed। कोई चीज़ कितना वहाँ पे डिपॉजिट होगी, कितनी वहाँ से लिबरेट होगी, वो डिपेंड करती है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ हो रही है या कितनी पास हो रही है। दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उतनी ही कोई चीज़ वहाँ पे डिपॉजिट होगी या उतनी ही कोई चीज़ वहाँ से लिबरेट होगी। तो हम इसका एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। W हमारे पास ये मास ऑफ एनी सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q के, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज है या जो इलेक्ट्रिसिटी है जो कि पास हो रही है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो W इज इक्वल टू ZQ। Z हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो Q होता है वो क्या होता है। Q इज़ इक्वल टू IT, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे C इंटू टी लिखा हुआ है, करंट इंटू टाइम। ये भी क्या है, करंट जो है उसको हम पेयर में ले लेंगे और इसके अलावा टाइम जो है उसको हम सेकंड में ले लेंगे, तो वो हमारे पास जो चार्ज है उसके इक्वल होगा। अब इस इक्वेशन में हम Q की जगह पे C इंटू टी को पुट कर देते हैं, तो हमारी न्यू इक्वेशन बन गई W इज़ इक्वल टू Z इंटू C इंटू टी, ठीक है। Z को अगर हम अरेंज करें तो हम इस तरह से कर सकते हैं, Z इज़ इक्वल टू W ओवर C इंटू टी, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो चार्ज है वो या करंट है वो 1 एम्पेयर हो और टाइम हमारे पास 1 सेकंड हो, तो Z हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, W के। अब इसको इस इक्वेशन में 1 Z इज इक्वल टू W है, करंट भी हमारे पास 1 है, टाइम भी हमारे पास 1 है, तो क्या हुआ, Z इज इक्वल टू W के। अब ये इसके इक्वल आ गया। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो Z है वो सब्सटेंस ऑफ द सब्सटेंस इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। जब 1 एम्पेयर करंट 1 सेकेंड में पास होता है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो क्या होता है, वो मास होता है जो कि डिपॉजिट हो रहा होता है, ठीक है। या दूसरी सेंस में Z जो है वो W के इक्वल हो जाता है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है इज द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। जो हम ये कह रहे हैं 1 एम्पेयर और 1 सेकेंड,
ये हम वन कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, इसको इस तरह से भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम फ़ैराडे में भी कर सकते हैं। इसके लिए पहले मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा बताऊँगी कि फ़ैराडे की जो वैल्यू है ये हमारे पास, ये देखें, ये लिखा हुआ 1 फ़ैराडे इज इक्वल टू 96500 कॉलम। ये हमारे पास थी कॉलम, 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 एम्पेयर इंटू सेकेंड। ये जो हम Q इज इक्वल टू आई टी या इंटू सी ओ इंटू टी कर रहे थे, वो हमारे पास क्या होती है, Q इज इक्वल टू 1 कॉलम के इक्वल होती है। अब 1 कॉलम जो है उसमें है कि 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड। एम्पेयर क्या होता है, करंट, और टाइम क्या होता है, सेकेंड। अब अगर हम इसको फ़ैराडे में देखें तो वह जो 1 फ़ैराडे होता है उसके अंदर इतने कॉलम होते हैं, 96500। एक फ़ैराडे के अंदर इतने कॉलम होते हैं। ठीक है, अब ये 96500 आता कैसे है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आपने वैल्यू पढ़ी होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, ये मैंने लिखी हुई है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। अगर हम 1 मोल के ऊपर देखना चाहें, 1 मोल के ऊपर कितना जो है चार्ज है, तो उससे पहले हमें देखना है कि 1 मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हम कहते हैं 1 मोल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो है 6.02 इंटू 023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन है एक मोल के अंदर। जब एक मोल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये चार्ज ऑन 1 मोल है। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 96486, जिसको नियरली इक्वल हम 96500 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज़ 96500। ठीक है, तो ये जो फ़ैराडे की वैल्यू थी 1 फ़ैराडे इज इक्वल टू 96500 कॉलम, ये इस तरह से आती है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है और एक मोल के अंदर, उस एक मोल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हम कहते हैं वो 1 फ़ैराडे के इक्वल होती है। ठीक है, अब इसको आप देखें, नेक्स्ट हमारे पास यही फ़ैराडे लॉ को हमने यूज़ करना है कैलकुलेशन में। अब यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया ऊपर, ये हम यूज़ होगा कि चार्ज ऑन 1 मोल हमारे पास इतना होता है। NaCl की हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, NaCl की एग्जांपल ले रहे हैं तो वो कह रहा है कि अगर 1 मोल वहाँ पे हम चार्ज फ्लो करें तो हमारे पास हमारे सोडियम, इसमें NaCl में सोडियम भी होता है, क्लोराइड भी होता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ सोडियम की बात कर रहे हैं। अगर हम वहाँ पे 1 मोल चार्ज फ्लो करवा दें तो हमें सोडियम कितना मिलेगा, फ़ैराडे लॉ से देखो, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q के। इसका मतलब है अगर 1 मोल चार्ज फ्लो कराते हैं तो हमें 1 मोल ही सोडियम मिलेगी। ठीक है, अब 1 मोल चार्ज कितना होता है 96500 और 1 मोल सोडियम कितनी होती है 23 ग्राम। अब ये तो है 96500 कॉलम। अगर एक कॉलम की बात की जाए तो ये 96500 को हम दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1 कॉलम की बात हो जाती है। और हमने लास्ट अभी पढ़ा है कि एक कॉलम जब हम चार्ज पास करवाते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, वो Z के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हमने Z को निकाल लिया है। ये 1 में बताती हूँ अभी आपको क्या है। ठीक है, हमने 23 को डिवाइड कर दिया इस 96500 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 96500 कॉलम जो है उससे, एक कॉलम निकालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इंटू 1 किया है क्योंकि हमारे पास सोडियम है। ठीक है, उसने क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन लेना है जब रिड्यूस होना है, और सोडियम मेटल में कन्वर्ट होना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब हमने कितनी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो भी उसके मुताबिक हमने कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 1 था तो मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 1 से।
हमारे पास जी आ गया इस तरह से। अगर हम जी को फार्मूला की बेस पे बनाएं या फार्मूले के लिहाज से लिखें तो ऊपर क्या है हमारे पास 23, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो हम कहते हैं एटॉमिक नंबर या फिर मॉलिक्यूलर मास, दोनों हो सकते हैं, एटॉमिक नंबर या फिर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, ये इसको हम कहते हैं एन फैक्टर, जो कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुए हैं सोडियम के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, उसको हम एन फैक्टर बोलेंगे, हम एन से डोनेट कर देते हैं, ठीक है। और एफ हमारे पास फैराडे, या फिर आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी ये वाली लिख सकते हो। तो हमारे पास जी इज इक्वल टू हो गया मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इंटू 96500, ये हमारे पास जी की वैल्यू बन गई। अब इस जी की वैल्यू को हम उसमें जो फैराडे लॉ पढ़ा था उसमें भी तो पुट कर सकते हैं ना, इसमें डब्ल्यू इक्वल टू जी क्यू था, ठीक है। तो अब हम जी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ये वाली सारी, ये लीजिए, ये यहाँ पे मैंने जी की वैल्यू पुट कर दी। क्यू इज इक्वल टू होता है आई टी, वो भी मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो अब इसको हमने सारा अरेंज किया तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले से हमने किसी भी चीज़ का अगर मास उस पर डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है वो कैलकुलेट करना है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करके उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी इसको मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। पहले देखिए यहाँ तो सोडियम था, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन था। ये देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और फिर मैग्नीशियम मेटल में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है 2 मोल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 1 मोल मैग्नीशियम प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो 1 मोल चार्ज पर यहाँ पे ले रहे थे, अब यहाँ पे 2 मोल है तो हम इसको इंटू 2 कर देंगे। जब जी को हमने अरेंज करना है या 1 कॉलम के लिहाज से अरेंज करना है तो क्या होगा 24 डिवाइडेड बाई 96500 इंटू एन फैक्टर अब कितना है 2, इसलिए अब एन को लिखते हैं। जहाँ पे तो 1 मोल है वहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखो या ना लिखो, लेकिन जहाँ पे अब जनरल फार्मूले में तो हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे 2 मोल भी हो सकते हैं, कहीं पे 3 मोल भी हो सकते हैं, तो हम फिर अकॉर्डिंगली हमें वहाँ पे 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, हमने ये एक फार्मूला डेवलप कर लिया। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि मैं इस मास को W से डिवाइड कर दूँ इस तरह से, मतलब मास ओवर मोलर मास। तो मास ओवर मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स। तो हम इसको नंबर ऑफ़ मोल्स के लिहाज से भी अरेंज कर सकते हैं इस इक्वेशन को। ये लें, ये हो गई। जब ये मास इधर चला गया तो बाकी इधर क्या बचा, आई इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500 इंटू एन। तो नंबर ऑफ़ अगर मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं तो हम ये फार्मूला पुट करके नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब नंबर ऑफ़ मोल्स और एन फैक्टर का अगर हम रिलेशन देखें तो इन्वर्स है। ये नंबर ऑफ़ मोल्स एन एफ मैंने एन फैक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनका इन्वर्स रिलेशन है, मतलब एन फैक्टर और नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हो गए आपस में एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड। अच्छा, ये जो हम कह रहे थे कि हम किस तरह से उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने इसकी यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी है। कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर मेटल बाय पैसेज ऑफ 2.5 एम्पेयर करंट थ्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एट 50 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉपर मेटल है उसका हमने कैलकुलेट करना है मास। इसका मतलब यहाँ पे कॉपर मेटल हमें मिल रही है तो कॉपर क्या होगी, रिड्यूस होगी। ज़ाहिर है कॉपर जो आयन है वो रिड्यूस होके तभी हमें कॉपर मेटल देगी ना, तो ये रिड्यूस हो गई, ठीक है। हमने फार्मूला लगाया ऊपर वाला, उसमें हमने देखा मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है या एटॉमिक मास कितना होता है कॉपर का 63.5, वो हमने ऐड कर दिया। आई हमारे पास करंट है 2.5 एम्पियर है, टी हमारे पास टाइम है 50 मिनट्स, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था n इंटू 96500। n यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप सारा लिख लोगे। अब इसकी कैलकुलेशन जब करोगे जो भी आएगा वो हमारे पास वो मास होगा जो कि यहाँ पे कॉपर हमें मेटल डिपॉजिट हो रही है। जो यहाँ पे हम कॉपर को ऑब्टेन कर रहे हैं वो कितनी ऑब्टेन कर रहे हैं वो हम इस फार्मूले से हमें मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हमने किस तरह से यूज़ करना है, उसके बाद फैराडेज फर्स्ट लॉ देखा, उसकी किस तरह से हम उससे मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हमने उसकी एग्जांपल देखी। नेक्स्ट हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें भी पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।